हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। आई एम रक्षा रघुवंशी और ये हमारी सीरीज़ है एंशियंट हिस्ट्री से, जिसको हम पढ़ रहे हैं आर एस शर्मा की बुक से। ये काफ़ी फेमस बुक है एंशियंट हिस्ट्री के लिए। अगर आपको प्राचीन भारत का इतिहास समझना है तो ये बहुत अच्छी बुक है। तो इसमें ये मैं पूरी बुक कवर करूँगी। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्व, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, हमें क्यों पढ़ना चाहिए प्राचीन भारतीय इतिहास को। तो ये हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं, तो ये सभी के सभी टॉपिक जो इस बुक में है वो मैं यहाँ पे कवर करूँगी। अगर आप यूपीएससी, स्टेट पीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये लेक्चर जो है वो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेंगी। प्लस वनडे एग्ज़ाम के लिए भी आप कर रहे हैं तो आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि उसमें भी हिस्ट्री आती है और ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगी। तो हम वनडे एग्ज़ाम के लिए भी कवर करेंगे, प्लस डिटेल में भी हम इसको देखेंगे। मैं आपको यहाँ पे इस तरह से पढ़ाऊँगी कि आप लाइन बाय लाइन इसको कनेक्ट कर पाएँ, तो आपको बिल्कुल स्टोरी जैसा फील होगा। आप स्टोरी की तरह दिखते जाइए और साथ में इमेजिन करते जाइए कि हाँ इस तरह से हुआ होगा, इस तरह से हुआ होगा। जो मैं बोल रही हूँ आप उसको सिर्फ इमेजिन करिए, बाकी आपको कुछ नहीं करना है। आप उसको इमेजिन करेंगे, पढ़ेंगे, फिर जब मैंने आपको पढ़ा दिया उसके बाद आप इसको रिवाइज़ करेंगे इन नोट्स को, तो आपको ये पूरा अच्छे से समझ आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा और हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाएगा। आपको पढ़ना है, इमेजिन करना है जो मैं बोल रही हूँ वो, और उसके बाद आपको एक बार रीडिंग मार लेनी है। ठीक है, तो हमारे ये सभी टॉपिक्स रहेंगे इसमें, जिसमें हम पहले प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्व पढ़ेंगे, फिर जिन राइटर्स ने लिखा है उनके बारे में और क्यों लिखने की ज़रूरत पड़ी वो। ठीक है, इतिहास को पढ़ना क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों पढ़ने की ज़रूरत पड़ रही है हमें, इतिहास नहीं पढ़ें तो भी क्या बिगड़ रहा है। तो ये सभी क्वेश्चंस आपके मन में आते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस को यहाँ पे हम सबसे पहले वो पढ़ेंगे कि पढ़ना क्यों है। फिर उसके बाद किस तरह से मानव का डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, क्या भाषाई ढांचा है। फिर उसके बाद मानव किस तरह से आदि मानव था, फिर किस तरह से उसका डेवलपमेंट हुआ, कैसे प्रस्तर युग, मतलब कि जो पत्थर का युग था, ठीक है, पहले पत्थर के औजार यूज़ करता था, पत्थरों से शिकार करता था। फिर उसके बाद उन्होंने खेती करना स्टार्ट की, नवपाषाण युग, खेती करना स्टार्ट की। फिर ताम्रपाषाण कृषक संस्कृतियाँ आए, फिर हड़प्पा संस्कृति जो है, ठीक है, कांस्य युगीन नगरीकरण। फिर उसके बाद आर्य आए, फिर ऋग्वैदिक युग है, उत्तर वैदिक युग है। फिर उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे धर्मों का उदय हुआ, जैसे कि जैन और बुद्ध धर्म। फिर आपका आता है मगध साम्राज्य, बहुत बड़ा साम्राज्य रहा है, जनपद देखेंगे। और उसके बाद मगध साम्राज्य इसमें देखेंगे। फिर ईरानी का जो आक्रमण हुआ वो देखेंगे। फिर बुद्ध काल में राज्य और वर्ण समाज, वर्ण व्यवस्था किस तरह की थी, ठीक है, जो समाज था उसका क्या ढांचा था। फिर मौर्य युग देखेंगे। तो इस तरह से हम ये सभी टॉपिक कवर करेंगे इसमें। और जो सभी राजा आते गए, जैसे कि मौर्य शासन हुआ, सातवाहन युग जो हुआ उस टाइम पर। फिर उसके बाद गुप्त साम्राज्य आया, ये सभी हर्ष का देखेंगे। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें हम यहाँ पे टॉपिक कवर करेंगे, जो भी इस बुक में है वो सभी टॉपिक कवर करेंगे और लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, तो सिस्टमैटिक आप उसको एक से दूसरे को लिंक कर पाएंगे। ठीक है, ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप मुझे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको मेरी वीडियोस की पीडीएफ मिल जाएंगी, जो भी मैं वीडियो यहाँ पे पढ़ाऊंगी उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। प्लस इंस्टा पर आप मुझसे क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरी है वो। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरे नेक्स्ट वीडियोज़ की अपडेट आपके पास आ जाए। जो भी मैं वीडियो इसके बाद आपके पास, जैसे ये जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो उनकी कॉन्स्टेंटली वीडियोस आएंगी और उसके नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। चलिए अब बात करते हैं कि ये जो चैप्टर है हमारा फर्स्ट चैप्टर, प्राचीन भारत की इतिहास की अध्ययन का क्या महत्व है, हम प्राचीन भारत का इतिहास क्यों पढ़ रहे हैं, क्या ज़रूरत पड़ गई। तो मैडम हम तो इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें पेपर देना और पेपर पास होना है। ठीक है, पेपर में पूछा जाएगा इसलिए पढ़ रहे हैं हम इतिहास। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन हुआ और सिंपल सा आंसर कर दिया हमने, इसमें पढ़ाने की क्या ज़रूरत है। तो हाँ भाई, ये आंसर आप मुझे तो बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन आप ये आंसर एग्जामिनर को नहीं कर सकते हो। और दूसरी चीज़ आपके मन में भी आ रहा होगा कि मैं क्यों पढ़ूँ भाई, क्यों एग्जाम में पूछ रहे हैं, इसकी कुछ इंपॉर्टेंस भी तो होनी चाहिए, वो तो बता दो। तो वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहली चीज़ तो क्या इंपॉर्टेंस है, तो देखिए जो आज जो चीज़ें हमारे आसपास चल रही हैं ना, जो हम देख रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हमारे आसपास आ रही हैं, जो भी हमें वर्ण व्यवस्था भी देखने को मिलती है, कहीं ना कहीं महिलाओं में थोड़ी सी महिलाएं कम दिखती हैं हर फील्ड में, ठीक है, पुरुषों के कंपैरिजन में। अच्छा मैं आपको बता दूं, ये पूरा हमारा प्योर हिंदी में रहेगा, ठीक है, ओके।
तो जो महिलाएं पुरुषों के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम दिखती हैं हर फील्ड में, ठीक है। बहुत सारे हमें उनको बढ़ाने के लिए काम करने पड़ते हैं, तो वो क्यों कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम क्या है और क्यों वो बाधाएं आ रही हैं, ठीक है। वो सब चीज़ें अगर हम खोजने जाएंगे ना तो हमें पीछे दिखेंगी, ठीक है। तो तभी तो उनको सॉल्व कर पाएंगे, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनका सोल्यूशन हम कैसे निकाल पाएंगे, जब हमें ये पता होगी ये प्रॉब्लम की जड़ क्या है। तो वो जड़ तक पहुंचना होगा, तो उसके लिए हमें इतिहास पढ़ना है। प्लस सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स के लिए नहीं, जो अच्छी चीज़ें हैं ना वो भी हमें पता होना चाहिए, जिससे कि हम ये समझ पाए कि हमारे देश में अच्छा क्या है उसको बढ़ा पाए और ख़राब क्या है उसको कम कर पाए, और ख़राब को ख़त्म करके हम अपना डेवलपमेंट अच्छे से कर पाएँ। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें इतिहास को समझना है। तो मैम आपने पूरा चैप्टर ख़त्म कर दिया यहाँ पे? तो नहीं, ऐसा नहीं है, पूरा चैप्टर नहीं ख़त्म किया। अब पढ़ते हैं थोड़ा डिटेल में। जो भी मानव समुदाय थे, ठीक है, उन्होंने हमारे देश में प्राचीन संस्कृतियों का विकास किस तरह से किया, कहाँ किया, कब किया, आदि मानव से फिर मनुष्य सभ्य बन गया, गांव का निर्माण किया, शहर का निर्माण किया, फिर राज्य का और इतने बड़े राष्ट्र का निर्माण किया। किस तरह से उसने कृषि की, पहले पाषाण पत्थर से वो शिकार करता था, फिर धीरे धीरे उसने कृषि की, फिर वो एक जगह पर रहने लग गया। तो ये सब चीज़ें कैसे हुई, ये सब चीज़ें हमें पता चलेंगी, ठीक है। उन्होंने कृषि की शुरुआत कैसे की, जिससे मानव का जीवन सुरक्षित हुआ। पहले वो शिकार करके रहता था, घर नहीं बनाता था, उसने कृषि की तो एक जगह पे रहने लग गया। शिकार के लिए तो उसको घूमना पड़ेगा ना, पर अब कृषि हो गई तो उसको खाना एक जगह पे मिलने लगा। तो फिर उसने जंगलों की कटाई की। कैसे कटाई की? उसके लिए पत्थर से कटाई कर दी क्या? उसके लिए तो कुल्हाड़ी चाहिए होगी। तो फिर वो कुल्हाड़ी के लिए हमें जो धातुएं हैं वो किस तरह से हमारे पास आई, ताम्र पाषाण युग आया, प्रस्तर युग आ गया। तो ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, जिससे कि उसका जो जीवन था वो सुरक्षित हुआ, सुस्थिर हुआ, एक जगह पे रहने लग गया। एक जगह पे रहने लग गया तो फिर जो ज़रूरतें हुई, जैसे घर बनाया जाए तो वो घर कैसा हो, किस तरह का स्ट्रक्चर होना चाहिए, फिर और थोड़ा सा उसके पास धातुएं आ गई तो इनकम बढ़ी। तो फिर उसने सोचा कि भाई अब ठीक है, थोड़ा लग्जरियस लाइफ जीते हैं। तो उस तरह से चीज़ें आगे बढ़ती गई। और ये सब कैसे हुआ वो सब चीज़ें हम समझेंगे। किस तरह प्राकृतिक संपदाओं की खोज की, धातुओं की किस तरह से खोज की, ठीक है, वो सब चीज़ें कैसे हुई और उनका उपयोग किस तरह से हुआ। आज तो हम धातुओं पे ही जी रहे हैं, पूरी तरह से हमारे आसपास धातुएं हैं, ठीक है, तांबा, चांदी, सोना, ठीक है, ये सभी धातुएं हैं, कॉपर। तो ये सब चीज़ें जो धातुएं हैं, प्राकृतिक संपदाएं हैं, पेट्रोल है, डीजल है, ये सब चीज़ों की खोज हुई और किस तरह से उनका उपयोग हुआ। जो हिस्ट्री है ना, हम स्टार्टिंग में उसमें देखेंगे जो ताम्र पाषाण युग है, प्रस्तर युग है, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो बिल्कुल हिस्ट्री देखना है। बाकी जैसे पेट्रोलियम वगैरह ये सब चीज़ें आप देखेंगे ज्योग्राफी में, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद किस प्रकार उन्होंने अपनी जीविका के साधनों की सृष्टि की। तो वही खाने पीने के सामान किस तरह से किए, पहले वो शिकार करता था, फिर खेती करना स्टार्ट कर दिया, तो वो सब चीज़ें कैसे हुई। तो क्या खेती, कटाई, बुनाई किस तरह से की, धातुकर्म, इन सभी की शुरुआत कैसे हुई। कैसे जंगल से, पूरा जंगल भरा हुआ था, ठीक है, जब लोग ही नहीं होंगे तो जंगल ही जंगल होगा। पहले लोगों को काटाई पिटाई आती नहीं थी, तो फिर उन्होंने कुल्हाड़ी वगैरह बनाई, जंगलों की कटाई की, सफाई कर जंगल की, ठीक है। अब जंगल साफ हो गए तो वहाँ पे रहने लग गए, ठीक है। फिर उसके बाद गांव बन गए, नगर बन गए और राज्य में परिवर्तित हो गए। तो इस तरह से एक बहुत बड़ा राज्य बन गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें किस तरह से हुई ये समझने के लिए हमें इतिहास को समझना है, ठीक है। ये हमारा इतिहास बताता है। ओके, अब बात आती है कि हमारी जो वर्तमान की भाषाएं हैं उनकी जड़ें भी अतीत में, आज जो हम बोल पा रहे हैं, मैं जो बोल रही हूँ आप सुन रहे हो, ठीक है, हमें जो लिख रही हूँ, ये जो लिपि है इसको आप समझ पा रहे हो, ये एक दिन में तो बनी नहीं है, ठीक है। इसका इतिहास भी बहुत पुराना है और ये कई युगों में विकसित हुआ है। अच्छा, इसको पढ़ना क्या ज़रूरी है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, देखिए, कोई भी समाज, कोई भी समुदाय तब सभ्य माना जाता है जब उसको लिखना पढ़ना आता हो, ठीक है। तो लिखना पढ़ना नहीं जानता हो तो वो सभ्य नहीं माना जाता। हम बोलते हैं हड़प्पा संस्कृति के लोग बहुत सभ्य थे, क्योंकि उनकी लिपि तो थी, कुछ लिखते थे, हम नहीं समझ पाए, वो अलग बात है, ठीक है। तो सभ्य बोलते हैं, तो हम सभ्य कब बोलते हैं, जब उसको लिखना पढ़ना आता हो, उसकी कुछ लिपि हो, ठीक है। तो इन सभी लिपियाँ जो हम लिख रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, वो जो भाषाएं हैं वो एक दिन में नहीं हुई हैं। हम बोलते हैं कि संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है, हिंदी जो है वो संस्कृत से ही आई है। तो बहुत सारे वर्ड्स दूसरी भाषा में जैसे संस्कृत से लिए हैं हिंदी में। तो ये सभी जो भाषाएं हैं वो उनकी सभी की जड़ें अतीत में हैं और ये कई युगों में विकसित हुई हैं, एक दिन में नहीं आई हैं। तो इन सबको जानना है, ठीक है। तो ये तो हो गया महत्व। अब बात करते हैं कि भारत कैसा है और
इसकी क्या विशेषताएं हैं। तो यहाँ पे है अनेकता में एकता। प्राचीन भारत का इतिहास सिर्फ आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, ऐसा नहीं आपको बोरिंग लगेगा। अरे यार पढ़ना है, एग्जाम देना है, उसको क्लियर करना है, तो फिर यार पढ़ना तो पड़ेगा, पर बोरिंग लग रहा है, बहुत कोई मतलब नहीं है इसको पढ़ने का। नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। अरे वाह यार, कैसे लोग पहले कुछ भी सोच के देखिए, आज तो हमें पता है, ठीक है, आज तो हम इतने बड़े बड़े काम कर लेते हैं, नेट पर नेट चल रहा है, वाईफाई चल रहा है, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो आज तो बहुत बड़ी बड़ी माइक्रोवेव आ गया, फ्रिज आ गया, ये सब चीज़ें हो गई। लेकिन उस टाइम पर लोगों के पास कपड़े नहीं होते थे, ठीक है। तो उस टाइम पे ये कितना बड़ा इन्वेंशन हुआ। पहले वो शिकार करते थे, फिर उन्होंने कृषि की, फिर उन्होंने घर बनाए, ठीक है, ये सब चीज़ें की। तो उस टाइम पर ये कितना टफ हुआ करता होगा कि हमें कुछ चीज़ नहीं पता, तो ये एक नया इन्वेंशन ही हुआ, और इन्वेंशन करते करते इंसान आज तक हो गया, आज भी इन्वेंशन कर रहा है। तो आज भी जो चीज़ें अभी इन्वेंट नहीं हुई है वो हमारे लिए टफ है। तो ये इंसान करता आया। तो ये सब चीज़ें जानना आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा कि अरे वाह यार, भारत में तो इतने अच्छे अच्छे लोग थे, वाह अशोक जैसे लोग थे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको बहुत इंटरेस्टिंग भी लगेगी, क्योंकि भारत अनेक मानव प्रजातियों का संगम रहा है। यहाँ पे आर्यों से पहले वाले लोग जो थे, आर्य जब आए थे तो उससे पहले वाले जो लोग थे पाक आर्य, हिंद आर्य, यहाँ पे आर्य आए, फिर यूनानी आए, शक, हुन, तुर्क, ये सभी लोग जो हैं इनका संगम रहा है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एक कोई जाति नहीं है, यहाँ पे अलग अलग तरह के लोग आए, यहाँ पे फिर रहने लग गए, और फिर यहाँ पे इतना घुल मिल गए कि वो लगते ही नहीं है कि दूसरे हैं, ठीक है। तो पाक आर्य, हिंद आर्य, ठीक है, ये सभी अलग अलग धर्मों के लोग आए, अलग अलग लोग आए, और फिर यहाँ पे आके बस गए, उन्होंने भारत को अपना लिया। हर प्रजाति ने भारतीय सामाजिक व्यवस्था, शिल्पकला, यहाँ की शिल्पकला में, वास्तुकला में और साहित्य के विकास में अपना अपना योगदान दिया है। सिर्फ और सिर्फ एक का नहीं है, यहाँ पे सभी की अलग अलग सामाजिक व्यवस्था थी, ठीक है। उन्होंने सामाजिक व्यवस्था जो यहाँ पे है उसमें योगदान दिया। हर किसी की, जैसे कि मुगलों की शिल्पकला अलग है, ठीक है, तो ये शिल्पकला जो है, वास्तुकला, शिल्पकला, साहित्य, इन सभी में अपना अपना योगदान दिया है, ठीक है। सबकी अलग अलग भाषाएं थी। तो ये सब चीज़ें हैं। भारत जो है वो बहुत धर्म है उसमें, पर उसके बावजूद भी एक दूसरे से पूरी तरह से मिल गया है, ठीक है। तो इसीलिए हमें इसको जानना है। सबकी शिल्पकला अलग है, वास्तुकलाएँ, और ये सब चीज़ें अलग अलग होने के बाद फिर यहाँ पे आके उन्होंने अपना अपना योगदान दिया, सब चीज़ें मिल गई, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्राचीन भारत की इतिहास के अध्ययन का महत्व। अब क्या है यहाँ पे धर्म, ठीक है। प्राचीन भारत जो था उसमें बहुत सारे धर्म हैं प्राचीन काल से ही, ठीक है। बहुत सारे धर्मों का प्रांगण रहा है हमारा जो भारत है, बहुत सारे धर्म हैं, ये सभी आए। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे धर्म पैदा भी हुए, जैसे कि जैन धर्म का ओरिजिन इंडिया में ही हुआ है, बुद्ध धर्म का ओरिजिन इंडिया में हुआ है। तो ये जो धर्मों का उदय हुआ, और फिर ये किस तरह से भारत के लोगों ने इसको अपनाया, किस तरह से ये धर्म आए, वो सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो इनका धर्मों का उदय हुआ है, और ऐसा ही नहीं है कि ये जो धर्म है वो सिर्फ अलग अलग भाग रहे हों, जैसे कि बुद्ध धर्म वाले लोग अलग भाग रहे हों, ये अलग भाग रहे हों, नहीं, ये सभी जो है पहले हिंदू ही थे, फिर उसके बाद जैन और बुद्ध में ये लोग गए। तो इन्होंने इन धर्मों को अपनाया जरूर, लेकिन इन्होंने अपने जो वास्तविक धर्म था उसको छोड़ा भी नहीं, ठीक है। तो इन सभी धर्मों और संस्कृतियों का पारस्परिक सम्मिश्रण इस प्रकार हुआ कि लोग भले ही अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग धर्मों को मानते हैं, अलग अलग सामाजिक रीति रिवाज उनके हैं, बट स्टिल सारे देश में सभी की एक सामान्य जीवन पद्धति है। जैसे कि अगर हम बात करें तो जो जैसे बुद्ध धर्म है उसमें भी बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं, वो पूर्णिमा हिंदू धर्म में भी मनाते हैं। सेम इसी तरह से बुद्ध जो लोग हैं वो हिंदुओं के धर्म भी मनाते हैं, जैन भी इनके धर्म मनाते हैं। और इवन ऐसा ही नहीं, अगर हम मुस्लिम की बात करें तो हिंदू भी ईद मनाते हैं। ईद का त्यौहार उस तरह से नहीं मनाते कि वो पूरा का पूरा इस तरह से फेस्टिवल मनाए, लेकिन सब एक दूसरे से इस तरह से मिले हुए हैं। अगर आपके पड़ोसी हैं तो आपका कल्चर सिमिलर टाइप का ही होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें विशेषताएं रही हैं भारत की, जो हमारे पास आता है हम उसको अपने में मिला लेते हैं, उससे कुछ सीखते हैं, उसको कुछ सिखाते हैं और चल रहा होता है काम, ठीक है। हमारे देश में विविधताओं के बावजूद भीतर से गहरी एकता झलकती है, ठीक है। तो ये भारत की विशेषता है और ये बहुत बड़ी बात है, हर देश में ऐसा नहीं होता। अब बात आती है कि भारत का नाम भारतवर्ष कैसे पड़ा। तो ये चीज़ आपको ऑलरेडी पता होगी, आपने बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी। एक भरत नाम के राजा थे, ठीक है, उनकी वंश के, ठीक है, एक प्राचीन वंश के नाम पर भारत का नाम भारतवर्ष पड़ा। भारतवर्ष क्या, भरतों का देश, ठीक है।
तो भारतवर्ष पड़ा। भरत, ये शकुंतला के पुत्र थे भरत, ठीक है। और ये इतने तेज राजा थे कि ये शेर के मुंह में हाथ डाल के उसके दांत गिन लेते थे। मतलब कि शेर इनके एक तरह से फ्रेंड बोल सकते हो, या शेर से भी नहीं डरते थे, ठीक है। तो ये जो थे इनके वंश को बोला गया, ठीक है। तो ये भारतवर्ष हुआ, ठीक है, भारत के वंश के नाम पर। इसके निवासियों को, जो इस जगह पे जो लोग रहते थे, उनको भरत संतति बोला गया, ठीक है, भरत संतति कहा गया। और ये जो भारतवर्ष है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो अभी आपको इसका भौगोलिक स्ट्रक्चर तो पता ही होगा। हिमालय से लेके कन्याकुमारी तक, ब्रह्मपुत्र से लेके फिर अगर आप बात करें तो ये गुजरात तक है अभी। और यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि सिंधु पार तक अपना राज्य फैलाने वाले काफ़ी सारे राजाओं थे, ठीक है। तो ये पाकिस्तान भी उस टाइम पे यहीं था, तो सिंधु के इधर तक भी चल रहा था। तो बहुत सारे राजा थे, ठीक है, जिन्होंने इस पूरी जगह पे राज्य किया। और उनको क्या बोलते थे, चक्रवर्ती बोलते थे। बाद में पाकिस्तान अलग हो गया, वो अलग बात है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा भारत है अभी, ये आपका जम्मू कश्मीर और इस तरह से यहाँ पे, ठीक है। ब्रह्मपुत्र है, ये इधर ब्रह्मपुत्र आई हुई है इस तरह से। फिर उसके बाद यहाँ नीचे कन्याकुमारी है। बहुत गंदा स्ट्रक्चर बना दिया मैंने भारत का है, ठीक है, तो इसको अपन हटा देते हैं। ओके, तो ये है भारत। देश में इस प्रकार की राजनीतिक एकता कम से कम 2 बार देखी है, जब राजा चक्रवर्ती सम्राट, आपने देखा होगा, अशोक को बोलते थे चक्रवर्ती सम्राट अशोक। मतलब बहुत बड़े एरिया पे इन्होंने राज्य किया। इनके बारे में आप पढ़ेंगे, यहाँ पे मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो ये ईसा पूर्व 3री सदी में अशोक का राज्य था। और समुद्रगुप्त ये 4वीं ईस्वी में था, ठीक है, समुद्रगुप्त। तो इनके टाइम पर इन्होंने बहुत बड़ी राजनीतिक एकता स्थापित की, ठीक है। ओके, अब बात आती है कि हिंद शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, हिंद शब्द कैसे दिया गया। अभी आपने देख लिया कि भारतवर्ष कैसे दिया गया, ठीक है। हिंद शब्द किस तरह से दिया गया, तो हिंद, हिंदू, हिंदुस्तान, आज हिंदू धर्म जो है। तो देखिए, जब विदेशी यहाँ पर आए, तो विदेशी जो आए थे वो सिंधु नदी है उसके यहाँ से आए थे। तो सिंधु के आसपास रहने वाले जो लोग थे, ठीक है, वो सिंधुवासी हो गए। तो ये सबसे पहले इन सिंधुवासियों से आके मिले, इनके संपर्क में आए, और उन्होंने इस पूरे देश को सिंधु या इंडस नाम दे दिया, ठीक है, ठीक है, सिंधु या इंडस नाम दे दिया। हिंद शब्द संस्कृत के सिंधु से निकलता है, तो इस वजह से हिंद हो गया, ठीक है। और यह देश इंडिया के नाम से मशहूर, इंडस इंडिया के नाम से मशहूर हो गया। यह फारसी और अरबी भाषाओं में हिंद नाम से मशहूर हो गया, ठीक है। तो ये हिंद शब्द हो गया, इंडिया या इंडस। तो सिंधु या इंडस, फिर इंडिया नाम हो गया और हिंद हो गया, ठीक है। हिंद और सिंध, सा को हा बोलते थे, और इस तरह से हिंद हो गया, ठीक है। उसके बाद अब बात आती है कि वर्तमान में अतीत की प्रासंगिकता क्या मतलब है। मतलब आज हम अतीत का क्या चीज़ हमें आज देखने को मिलती है। तो मैं आपको बता चुकी हूँ ये चीज़ कि आज हम जो भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, आज हमें जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं हमें ये बात दिखाई देती है कि वो भाई हमारे अतीत से, हमारे पास्ट से मतलब उसकी वजह से है, ठीक है। तो उनके संदर्भ में भारत की अतीत का अध्ययन विशेष सार्थक सिद्ध होगा। तो हम जाके देखें ना, तो उसकी जो जड़ें हैं वो हमें अतीत में दिखाई देंगी, ठीक है, कि हमें जो जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो हमारे अतीत की वजह से हो रही हैं। तो अच्छी चीज़ तो है ही, हमें फ़ायदे तो हैं अतीत की वजह से, लेकिन प्रॉब्लम्स भी हमें अतीत की वजह से हो रही हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं वो देखते हैं। तो इसमें संदेह नहीं है कि जो प्राचीन भारत समाज था वो अन्यायग्रस्त था। यहाँ पे अन्याय था, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखिए, हम अपने देश की तारीफ़ करें, बहुत अच्छी बात है, तारीफ लायक तो था ही, नो डाउट, लेकिन इसमें बहुत अन्याय भी था। 4 वर्णों में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। हालांकि स्टार्टिंग में ये वर्ण व्यवस्था जाति के हिसाब से नहीं थी, वंशानुगत नहीं थी, बाद में वंश के हिसाब से हो गई। लाइक ब्राह्मण का बेटा ही ब्राह्मण बनेगा, ठीक है, राजा का बेटा राजा बनेगा, तो ये वंश के हिसाब से हो गई। लेकिन स्टार्टिंग में ये व्यवस्था जो थी वो इस तरह से थी कि जो जिस तरह का काम करता था उसको उस तरह का वंश मिल जाता था। लाइक मुझे टीचिंग पसंद है, ठीक है, तो मेरी टीचिंग के हिसाब से मुझे जो है वो लाइक उस टाइम पे ब्राह्मण कौन होते थे, टीचर ही होते थे, ठीक है, तो ब्राह्मण मुझे मिल गया, ठीक है। जिसको लड़ाई करना पसंद है वो क्षत्रिय हो गया, ठीक है, लड़ना जिसको पसंद है, लड़ाई करना इन द सेंस किसी की रक्षा करना, ठीक है। तो एक तरह से आर्मी का मुखिया हो गया आपका जो क्षत्रिय हो गया वो, बाद में ये राजा का बेटा राजा बनेगा, उस तरह से ये व्यवस्था
वंशानुगत हो गए। ठीक है, तो बाद में जो हो गई वही हम यहाँ पे देख रहे हैं कि वो अन्यायग्रस्त था। उस टाइम पर क्या होता था तो ये जो निचले वर्ण हैं जैसे कि शूद्र हैं और चंडालों पर जिस तरह की अपात्रताएं थोप दी गई थी वह आज के विचार में बड़ा ही खेदजनक है। बिल्कुल, वहाँ पे वर्ण जो था, वर्ण व्यवस्था वो 4 वर्गों में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शूद्र जो होते थे उनके साथ बहुत खराब व्यवहार होता था, लाइक उनको पढ़ना अलाउड नहीं है, मंदिरों में जाना अलाउड नहीं है। इवन इस तरह का भी होता था कि वो जो ब्राह्मण हैं उनके पास नहीं आ सकते हैं, अगर कोई मीटिंग चल रही है उसमें वो नहीं बैठ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें काफ़ी हद तक कुछ टाइम पहले तक ही आपको दिखेंगी, हालांकि आज तो ये सब चीज़ें नहीं दिखती हैं। पहले इस तरह से होता था कि एक कुएं में दोनों पानी नहीं भर सकते। ठीक है, शूद्र और ब्राह्मण एक कुएं का पानी नहीं पिएंगे, ब्राह्मणों का कुआं अलग होगा या जो क्षत्रिय हैं उनका कुआं अलग होगा, इनका कुआं अलग होगा। तो इस तरह का आज वो सब चीज़ें नहीं दिखती हैं। पहले ऐसा होता था कि एक जगह पे अगर आप लोग रह रहे हैं, एक गांव में रह रहे हैं, तो जो शूद्र होंगे वो वो स्लीपर्स पहन के उस गांव के बीच से नहीं निकल सकते। वो स्लीपर्स अपने सिर के ऊपर से लेके जाएंगे। ठीक है, सिर के ऊपर से मतलब सिर के ऊपर रखेंगे और फिर वहाँ से चल के जाएंगे। तो इस तरह का व्यवहार होता था पहले। आजकल आई डोंट थिंक इतना ज़्यादा होता है, कुछ हद तक कहीं देखने को मिलता होगा, बट अब काफ़ी हद तक इस चीज़ को हमने ठीक कर लिया है। तो ये सब चीज़ें थी, लेकिन मेंटलिटी बहुत धीरे धीरे चेंज होती है। ठीक है, तो वो चीज़ है किसी की सोच में अगर आपको छुआछूत वाली जो चीज़ थी, ठीक है, वो चीज़ें थी, अब वो कम देखने को मिलती है। तो ये सब चीज़ें हमें पढ़ना ज़रूरी है जिससे हम समझ पाएँ कि ये हमारे सामने प्रॉब्लम्स क्या हैं, और प्रॉब्लम्स क्या है वो हमें समझ आएगा तभी तो हम सोल्यूशन निकाल पाएंगे। कल आपकी जॉब लगती है, उसके बाद आप IAS बनते हैं और आपके सामने ये प्रॉब्लम्स आती है, तो प्रॉब्लम आपको पता होना चाहिए कि इसकी जड़ें कहाँ हैं। ठीक है, तब तो आप उसका सोल्यूशन जड़ से निकाल के आप उसको फेंक पाएंगे। वो तभी फेंक पाएंगे जब आपको उसकी प्रॉब्लम की जड़ पता हो। ठीक है, महिलाएं समाज में युगों से दबी रहने के कारण अपनी भूमिका निभाने में समर्थ नहीं हुई हैं। अभी भी ऐसा है कि महिलाएं हर फील्ड में उतनी नहीं दिखती जितने पुरुष दिखते हैं। उसका एक रीज़न ये भी है कि वो पहले से दबी हुई आ रही हैं और उनको उतनी अपॉर्चुनिटी या उनको उतनी फ्रीडम नहीं मिलती है, जिसकी वजह से वो अपनी भूमिका समाज में उतनी नहीं दे पाती। और इससे अल्टीमेटली नुकसान किसका हो रहा है? देश का ही हो रहा है कि भाई महिलाएं अच्छा काम कर सकती हैं, लेकिन उनको चांस नहीं दिया जा रहा, और अगर उनको चांस नहीं दिया जा रहा तो वो अपना उसमें भूमिका कैसे निभाएंगी। ठीक है, तो ये चीज़ खैर अब तो महिलाओं के साथ भी इतना नहीं देखने को मिलता है, ऐसा नहीं बोलूँगी कि बिल्कुल नहीं मिलता, लेकिन काफ़ी चीज़ें सही हो गई हैं। बट हमें इसकी वही बात है कि पहले जाएंगे तब पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम थी, तो सोल्यूशन किस तरह से निकाल पाएंगे। तो आप कल को सोल्यूशन इन सब चीज़ों का निकालेंगे पेपर क्लियर करके, तो फिर आपको ये प्रॉब्लम्स भी पता होना चाहिए। ठीक है, प्राचीन भारत का इतिहास केवल उन्हीं लोगों के लिए प्रासंगिक नहीं है जो ये जानना चाहते हैं कि अतीत का वह उज्ज्वल स्वरूप क्या है। मतलब सिर्फ उन लोगों के लिए ही इतिहास जानना जरूरी नहीं है जिनको ये जानना है कि अरे वाह क्या ग्रीनरी ब्लू देखना है जिनको, तो अच्छी चीज़ें थी, ये सब चीज़ों के लिए भी ज़रूरी है, प्लस उन सब चीज़ों के लिए भी ज़रूरी है जो गलत चीज़ें थी। ठीक है, तो गलत चीज़ों को जानना भी ज़रूरी है और अच्छी चीज़ों को जानना भी ज़रूरी है। तो जो ब्लू देखना चाहते हैं, अच्छा देखना चाह रहे हैं, उनके लिए भी ज़रूरी है। तो वो लोग, कुछ लोग इस तरह से बोलते हैं कि अरे पुराना ही सब चीज़ें अच्छी थी, अभी तो कुछ अच्छा नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि पुरानी चीज़ें अच्छी थी, पुराने में कुछ गलतियाँ भी थी। ठीक है, तो लोग बोलते हैं कि नहीं वापस वैसे ही चलो, वेदों की ओर लौटो, वेद अच्छे थे, सब कुछ थे। हाँ अच्छे थे, लेकिन उसमें कुछ कमियां भी थी, वो भी हमें मान लेना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए तो ज़रूरी है ही, प्लस इस बात के लिए भी इसको पढ़ना ज़रूरी है कि क्या क्या हम उन जो प्रॉब्लम्स थी उनका सॉल्यूशन किस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, और जो क्या कमियां थी, ठीक है, तो ये है। बल्कि उन लोगों के लिए भी जो प्रगति में जो बाधा डाल रहे हैं, एक्चुअल में जो प्रॉब्लम्स हमें रोक रही हैं आगे बढ़ने से, उन सभी को भी समझ पाएँ। ओलंपिक्स में खेल रहे हैं, पैरा ओलंपिक्स में खेल रहे हैं, और धीरे धीरे सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छे मेडल लेके आ रहे हैं। तो जो आज हम लेके आ रहे हैं वो 4 साल पहले नहीं लेके आ पा रहे थे या 20 साल पहले नहीं लेके आ पा रहे थे, क्योंकि हमारे यहाँ इस तरह की फ्रीडम नहीं थी, या इस तरह का लेडीज़ जो महिलाएं थी वो नहीं खेलती थी बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब स्पोर्ट्स में सब लोग आ रहे हैं, तो अब चीज़ें बहुत अच्छी हो गई हैं। तो वही सब चीज़ें कि जो प्रॉब्लम्स अभी भी हमारे सामने हैं उनको हम समझ पाएँ। ठीक है, तो बात ये हुई हमारी कि क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं, क्या ज़रूरत है इसको पढ़ने की। यहाँ पे हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम पढ़ेंगे राइटर्स के बारे में, कौन कौन से राइटर ने क्या क्या लिखा इतिहास के बारे में।
और क्या लिखा वो आपको इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट ये है कि क्यों लिखा और जो ब्रिटिशर्स थे उनको हमारे इतिहास को पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ गई। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम अब नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।